हेलो ऑल। सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 में राइट टू फ्रीडम मेंशन है। ठीक है जी। आर्टिकल 19 और 20 हमने कवर कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। तो आर्टिकल 21 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty। मतलब कि देखो, कोई भी आपसे आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखो, ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ना, ये जो है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ हमने ली है, जो कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जैसा हम पढ़ते हैं ना कि जब कौन कौन सी चीज़ जो है कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है, तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है। ठीक है जी। तो देखो, आर्टिकल 21 हमें ये बताता है कि आपका जो राइट टू लाइफ है या पर्सनल लिबर्टी है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, राइट टू लाइफ आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई एक इंसान है ना, वो बंद कमरे में कुछ भी कर रहा है ना। अब जैसे कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने बारे में किसी को बताना पसंद नहीं करते, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा होता है, वो उनका राइट टू लाइफ है। अब कोई भी ऐसे मैं हूँ, मैं बंद कमरे में जो मर्जी करूँ, वो मेरा राइट टू लाइफ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ज़िंदगी में, है ना। लेकिन राइट टू लाइफ वो है ना कि जिस चीज़ से किसी दूसरे को हर्ट ना पहुँचे, ठीक है, वो राइट टू लाइफ है मेरा, बस। ठीक है जी। अब यहाँ पे समझने वाली यही बात है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। अब देखो, ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब, जैसे देखो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट जब कोई लॉ बनाएगी और उसमें प्रॉपर प्रोसीजर यूज करेगी पार्लियामेंट, ठीक है। अब चाहे वो लॉ अनफेयर हो या अनजस्टिफाइड हो, ठीक है, या आर्बिट्रेरी हो, ठीक है, वो कानून जो होगा वो एक बार फाइनल अगर पार्लियामेंट ने कर दिया, तो वो एज इट इज़ जो होगा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब चाहे इस लॉ से आपका राइट टू लाइफ के अगेंस्ट चाहे ये लॉ या कुछ भी हो इस लॉ से, लेकिन पार्लियामेंट ने अगर इसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ बनाया होगा, तो ये लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। मतलब ये लॉ वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, चाहे इससे फिर आपका जो है राइट टू लाइफ हो या पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट जा रहा हो, उनके खिलाफ जा रहा हो। आर्टिकल 21 हमें ये बताता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स आ रखी हैं ऐसी, जहाँ पे हमें और पता चलता है आर्टिकल 21 के बारे में। और देखो, आर्टिकल 21 के बारे में ना एक चीज़ ये भी है कि ये जो है ना, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है राइट। मतलब सिटीजन्स आपके इंडियंस हो गए, नॉन सिटीजन्स आपके फॉरेनर्स हो गए, है ना। इन दोनों के लिए होता है आर्टिकल 21। क्योंकि देखो, जैसा कि हमने जब फंडामेंटल राइट्स अपने पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, तो वहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ फंडामेंटल राइट जो होंगे वो सिटीजन्स के लिए होंगे सिर्फ, और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होंगे जो नॉन सिटीजन्स के लिए, मतलब फॉरेनर्स के लिए होंगे, सभी के लिए। ठीक है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस हुआ हमारा गोपालन केस 1950, जिसमें द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative form। अब देखो, इसमें क्या बोला गोपालन केस में, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा, जो कि आर्टिकल 21 में लिखा गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीज़ अगर पार्लियामेंट, ठीक है, अगर पार्लियामेंट इसको प्रॉपर कानून के साथ बनाती है, प्रॉपर कानून के साथ, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, सॉरी, एक लॉ बनाती है, तो उसको एज इट इज़ जो है वो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। उससे अब चाहे आपकी पर्सनल, जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, वो उसके खिलाफ जा रहा हो या आपके राइट टू लाइफ के खिलाफ जा रहा हो, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ बनाया है, तो वो एज इट इज़ ही अप्लाई किया जाएगा। तो गोपालन केस में तो ये हुआ।
लेकिन जो सेकंड केस है ना हमारा मेनका गांधी केस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो इस केस को आपने मतलब याद रखना है, ध्यान में रखना है। इस केस में क्या हुआ, ये केस था मेनका गांधी केस 1978, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। इस केस में ना ऐसा हुआ था कि जैसे 1976 की बात है, मेनका गांधी ना फॉरेन जा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन जो आपके पासपोर्ट ऑफिसर थे ना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इनके पासपोर्ट को, कि बनाने से मना कर दिया था। लेकिन जब मेनका गांधी ने इनसे पूछा कि आपने ये रिजेक्ट क्यों किया, तो इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम का जो कानून था वो ये था कि जो आपका पासपोर्ट ऑफिसर है, जो पासपोर्ट बनाते थे, ठीक है, इनको इनके पास ये राइट था कि आप जो है किसी का भी रिजेक्ट कर सकते हैं और किसी का भी एक्सेप्ट कर सकते हैं पासपोर्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब, और इनका ये, इनके पास ये भी पावर थी कि ये किसी को मतलब कोई एक वो नहीं बताएंगे, रीज़न नहीं देंगे, ठीक है। विदाउट रीज़न ही ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये केस गया फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislative forum। अब देखो सुनने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और उसमें प्रॉपर प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, उसके बाद उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि क्या ये फेयर लॉ है या जस्टिफाइड है ये, बिल्कुल, ठीक है। मतलब सिंपल सी अगर लैंग्वेज में हम इसको समझें, तो मेनका गांधी केस में ये हुआ कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गोपालन केस की जो जजमेंट थी उसको ओवर रूल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बताया कि इस, अगर आप एज पर आर्टिकल 21 अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, तो अगर वो लॉ अनफेयर पाया जाता है, ठीक है, या उस लॉ का कोई एक ऐसा क्लॉज है जो अनफेयर पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड घोषित कर देगा उसी टाइम पे, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कह दिया, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है ना किसी लॉ को, तो हम इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है इसको। और ये ना यूएसए का कंसेप्ट है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो यूएसए का कंसेप्ट है, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे पार्लियामेंट बैठी, इन्होंने कोई एक लॉ बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने जो लॉ बनाया उसका मान के चलो कोई एक क्लॉज है उसका, वो जो है वो अनफेयर है, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करेगी और सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि हाँ ये चीज़ तो इसकी जो इसका ये क्लॉज है अनफेयर है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इसको इनवैलिड भी घोषित कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ चेंजेस भी ला सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ना, एक समझने वाली बात ये है कि अब जो आर्टिकल 21 यूज होता है ना, तो वो ये यूज होता है अब आर्टिकल 21 में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी यूज होगा साथ में, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यूज होगा और साथ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज होगा। सबसे पहले तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यूज होगा, जैसे पार्लियामेंट कानून बनाएगी, फिर पार्लियामेंट कानून जब बना देगी एज पर आर्टिकल 21, उसको रिव्यू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट उसमें देखेगी अगर अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है अनवैलिड भी घोषित कर सकती है, इनवैलिड भी घोषित कर सकती है ना या उसमें कुछ चेंजेस भी ला सकती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 21।
लेकिन इसमें ना देखो प्री में ना कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो उसका आंसर जो होगा ना वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा। ठीक है जी। उसमें मतलब ये नहीं होगा कि क्या बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टिक करके आ जाना आपने। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि जैसे देखो हमने आर्टिकल 21 पढ़ा ना, तो यहाँ पे लिखा है ना कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि करंट क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, ठीक है, अभी मतलब किस हिसाब से जो है वो पार्लियामेंट ये करती है या सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट में क्या दिया गया, आर्टिकल 21 में क्या चेंजेस हैं, तो वहाँ पे फिर आंसर होगा आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है, तो वहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा गया है, और ये कंसेप्ट आपका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये यूएसए से लिया गया है। और आर्टिकल 21 जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। ठीक है, जैसे आपका राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी जो था ना ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐड करवाया था। ये भी एक केस हुआ था, और ये केस राइट टू प्राइवेसी का जो केस था ना, जैसे आधार कार्ड जो लिंक हुए थे ना बैंक अकाउंट्स के साथ, तो ये उसके ऊपर था केस की, इंफॉर्मेशन लीक के ऊपर था ये केस थोड़ा। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को भी मतलब यही कहा था कि राइट टू प्राइवेसी भी पार्ट है हमारा राइट टू लाइफ का या पर्सनल लिबर्टी का अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू लिवलीहुड, तो ये सारे जो हैं ये आपके आर्टिकल 21 के अंदर ही आते हैं। तो ये सारे आपने मतलब एक बार देख लेने, इनके ऊपर नज़र मार लेनी है। ये था हमारा आर्टिकल 21। अब देखो राइट टू एजुकेशन जो है ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था एज आर्टिकल 21 क्लॉज ए में। ठीक है, जहाँ पे ये लिखा गया आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी स्टेट। ठीक है, और ये ऐड किया गया था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट जो है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब ये ना फैक्चुअल क्वेश्चन में आती हैं कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है था 2002 में, वहाँ पे आर्टिकल 21 ए को ऐड किया गया था 21 आर्टिकल में। क्योंकि देखो 21 आर्टिकल जो है ना हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे राइट्स हैं अंदर इसके, जैसे कि हमने पढ़ा ना कि जैसे राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, ये सारे इसी यही कवर करता है, राइट टू लाइफ में आते हैं, मतलब ये आर्टिकल 21 के अंदर ही आते हैं ये। लेकिन एजुकेशन को जो था, राइट टू एजुकेशन जो था, ये आर्टिकल 21 क्लॉज ए में ऐड किया गया था, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 2002 में, उसमें ऐड किया गया था। और इसमें ना एक एक्ट आया था बाद में, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें क्या किया था ना, इसमें 25% रिजर्वेशन दे दी थी ईडब्ल्यूएस वालों को एडमिशन्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, और साथ में यही वो एक्ट है जहाँ पे जैसे पिटाई वगैरह की जाती है ना स्कूल में, ठीक है, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। और जो आपके आजकल एग्जामिनेशन होते हैं टेट वगैरह, ये कंपलसरी कर दिए थे, यही है वो एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब इसमें बहुत सारे क्लॉज थे जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 21, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे यूपीएससी भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो होप सो आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी और इस आर्टिकल के बारे में आपको सारा समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, वहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है। हम कोशिश करेंगे फिर से समझाने की, और हमारे साथ बने रहिए आप। हम पूरी पॉलिटी को ऐसे ही कवर करेंगे, सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे हम। और लास्ट वीडियोज़ में भी हमने काफ़ी आर्टिकल्स कवर किए हैं और हम एक सीक्वेंस में चले हैं आर्टिकल 1 से। सो थैंक यू सो मच।